बेरोजगारी और बढ़ जाएगी इस एआई के आने से, है ना। तो देखो 18वीं सदी से यूरोप के बहुत सारे कलाकार, देखो यूरोप यूरोप से बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे कलाकार, अंग्रेज व्यापारी, बहुत सारे कलाकार अंग्रेज व्यापारी और किसके, शासकों के साथ, ये किसके साथ आए, ये आए शासकों के साथ, जो शासक आए उनके साथ बहुत सारे कलाकार और व्यापारी। कहां आए ये सब पहुंचते हैं भारत। यूरोप से शासकों के साथ बहुत सारे कलाकार और बहुत सारे अंग्रेज व्यापारी आने लगे थे, और ये कलाकारी चित्रकारी की नई शैलियों और नई परंपराओं को भी अपने साथ लेकर आए। अब इनके पास जो कलाकारी होगी, व्यापार करने की कलाकारी होगी, चित्रकारी करने की कलाकारी होगी, मूर्ति बनाने की कलाकारी होगी, जो भी आप सोच सकते हो वो कलाकारी इन कलाकारों के पास होगी। तो जब ये भारत आए, शासकों के साथ भारत आए, तो फिर इनके साथ कलाकारी भी तो आएगी, नहीं आएगी। अब आप कहीं गए तो आप अपना दिमाग भी तो साथ लेके जाएंगे। तो जो जितना इनके पास ज्ञान था, जितनी इनके पास कलाएं थी, वो सभी कहां गई, भारत में अपने साथ लेकर आई है। उन्होंने इस तरह की तस्वीरें बनाई जो यूरोप में बेहद लोकप्रिय हुई। ऐसी ऐसी तस्वीरें, ऐसी ऐसी पेंटिंग बनाई जो बेहद लोकप्रिय हुई, और जिन्होंने पश्चिम में भारत की छवि गढ़ने में अहम भूमिका निभाई है, बहुत अहम भूमिका निभाई है। यूरोपीय कलाकार अपने साथ यथार्थवाद का विचार लेकर आए। क्या लेके आए अपने साथ, यथार्थवाद का विचार लेके आए, और यह विचार इस मान्यता पर आधारित था कि कलाकारों को अपनी आंखों से चीजों को गौर से देखना चाहिए। कैसा देखना चाहिए, गौर से देखना चाहिए, और ये यथार्थवादी थे, और यथावत चित्रित करना चाहिए, यानी कलाकार जो बनाएंगे वह असली और जीवंत दिखना चाहिए। जो कलाकार है वो अपनी कलाकारी से जो भी बनाए वो कैसा होना चाहिए, असली दिखना चाहिए और जीवंत दिखना चाहिए। अब आप सेल्फी खींचे, अब मैं आपसे कहूं एक सेल्फी आप खींचें, और उस सेल्फी के अंदर क्या कलाकारी होनी चाहिए, उस सेल्फी के अंदर कलाकारी होनी चाहिए। खींच सकते हैं आप, देखो जन्म से लेके मृत्यु तक की कोई एक सेल्फी खींच सकता है, बताओ बच्चों, कोई हाथ खड़ा करेगा कि जन्म से लेके मृत्यु तक की एक सेल्फी खींच ले, खींच सकता है कोई, नहीं खींच सकता। मैं खींच दूं, देखो कल से आप भी खींचेंगे। आप खड़खड़ी शमशान घाट जाइए, ठीक है ना, वहां पे क्या बनी है, पेंटिंग बनी है, मूर्तियां बनी हुई है, बचपन से लेकर के मृत्यु तक की। बुढ़ा, बचपन के बाद क्या हुआ, हम स्कूल जाते हैं, बड़े होते हैं, किशोरावस्था में आते हैं, 5 साल, फिर 10 साल, बड़े हो गए, लड़का हो या लड़की हो, बड़े हो गए, ग्रेजुएशन कर ली, शादी हो गई, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, उनकी शादी कर दी, फिर बुढ़ापा आ गया, और फिर मृत्यु। तो आप उनके साथ सेल्फी लेंगे तो देखो हो गई ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक की सेल्फी, है ना बच्चों। तो कैसी लगनी चाहिए, यथार्थवादी, यथावत चित्रित करना चाहिए, यानी कि कलाकार को बनाने वाले क्या होने चाहिए, जो कलाकार पेंटिंग बनाते हैं वो कैसी होनी चाहिए, एकदम असली दिखनी चाहिए, जीवंत दिखना चाहिए उसमें। यूरोपीय कलाकार तेल चित्रों की तकनीक भी अपने साथ लेकर आए, तेल चित्रों की तकनीक, तेल चित्र। अब उस समय पे आजकल के आधुनिकीकरण तो था नहीं इतना, ना ही ब्रश हुआ करता था, है ना, कैसे कैसे करके बेचारे जुगाड़ पानी करके जो है चित्र बनाया करते थे। और तेल के चित्र, तेल से चित्र बनाए जाते थे, उससे क्या आकर्षक लगते थे, कैसे लगते थे, आकर्षक, मनोहारी। कल बात करी थी हमने, मनोहारी दृश्य है, मन को हरने वाला। तो तेल चित्रों की तकनीक भी अपने साथ लेकर आए, और इससे पहले तक भारतीय कलाकार इस तकनीक से बहुत ज्यादा परिचित नहीं थे।
जो इससे पहले के भारत के कलाकार थे वो ज्यादा परिचित नहीं थे। असली जैसी तस्वीरें बनाने में काफी मदद मिली। जो तेलीय चित्रों की जो तकनीक थी उससे क्या हुआ, तस्वीरें बनाने में काफी मदद मिली। कैसे, जो असली लगे, देखने में कैसे लगे, असली। और भारत आने वाले सभी यूरोपीय कलाकार एक जैसी चीजों से प्रभावित नहीं थे। उन्होंने जिन विषयों पर तस्वीरें बनाई, अब देखो इन्होंने, जो चित्रकार थे इन्होंने क्या है, कई विषयों पर चित्र बनाने भी क्या विषय, किस विषय पर चित्र बना रहे हैं, है ना, डिपेंड करता है किस विषय पर चित्र बना रहे हैं। तो यूरोपीय कलाकार एक जैसी चीजों से प्रभावित नहीं थे। उन्होंने जिन विषयों पर भी तस्वीरें बनाई हैं वे अलग अलग थी, परंतु प्राय इन तस्वीरों में ब्रिटेन और उसकी संस्कृति, उसके लोगों की श्रेष्ठता पर जोर दिया गया है। किस पर जोर दिया गया है, ब्रिटेन और उसकी संस्कृति। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति है ना, क्या है, हम सनातनी है। अगर हम सनातनी है तो आपको हनुमान चालीसा जरूर आनी चाहिए, कंठस्थ, किताब से नहीं, कंठस्थ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो इन तस्वीरों में जो ये यूरोप से कलाकार और अंग्रेज व्यापारी शासकों के साथ कहाँ आए थे, भारत आए थे। और इनके साथ साथ जो इनकी कलाकारी थी वो भी भारत आई, जैसे तेल चित्रों की तकनीक, तेल चित्रों की संगीत। लेकिन जो इन्होंने तस्वीरें बनाई उन तस्वीरों में ब्रिटेन और उसकी संस्कृति और उसके लोगों की श्रेष्ठता पर ज्यादा जोर दिखाई देता है। अच्छा, मनोहारी दृश्यों की चाह कैसे हुई, मनोहारी दृश्य, ये जो इन्होंने चित्र बनाए कैसे बनाए, मनोहारी। मनोहारी, मन को हरने वाले, मनोहारी। तो मनोहारी दृश्यों की चाह में क्या हुआ, देखो एक प्रचलित साम्राज्यवादी परंपरा मनोहारी भूदृश्य को चित्रित करने की थी। यहां मनोहारी का अर्थ पता है क्या है, मनोहारी का अर्थ दरअसल इस तरह की चित्र शैली से है जो भारत में एक जैसे अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता था, जिसकी ब्रिटिश कलाकारी सैलानियों को जो है पड़ताल करनी थी। इस भूदृश्य को जो है उबड़ खाबड़ तथा जंगली और मानवीय हाथों से अनछुआ दिखाया था। कैसा दिखाया था, अनछुआ। टॉमस डैनियल हुए, कौन हुए, टॉमस डैनियल। कौन हुए बच्चे, टॉमस, क्या लिखेंगे, टॉमस डैनियल। डैनी था ना, डैनी अभिनेता, डैनी। तो टॉमस डैनियल और उसके भतीजे विलियम डैनियल, इसका एक भतीजा था। कौन था, भतीजा, यानी कि इसका क्या हुआ, भतीजे का ये हो गया चाचा। ब्लड रिलेशन में क्या हो गया, चाचा, अंकल। कौन हुआ, अंकल। तो इस परंपरा के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे ये, क्या थे, चित्रकार, कलाकार, कलाकारी है ना। तो ये प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। वे 1785 में भारत आए। ये कब है, 1785, 1785। 1785 में कहा है ये, भारत आए और कलकत्ता से उत्तरी और दक्षिणी भारत की यात्रा करते हुए 7 साल तक यहां रहे। कितने साल तक रहे ये, 7 साल तक। और 7 साल, जो व्यक्ति 7 साल किसी देश में रह लेता है ना, तो उसको वहां की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, नागरिकता प्राप्त हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति खो गया है, कोई व्यक्ति खो गया है और 7 साल तक उसका पता नहीं है, ना कोई बातचीत ना कोई, तो उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। क्या,
कि वो व्यक्ति क्या हुआ है, वो मानव मृत घोषित कर दिया जाता है। तो 7 साल तक ये यहाँ रहे और उन्होंने क्या किया, भारत में ब्रिटेन के नवविजित प्रदेशों की कुछ बेहद आकर्षक तस्वीरें बनाई, आकर्षक, एकदम अद्भुत, कैसी, अद्भुत आकर्षक तस्वीरें बनाई हैं। और कैनवस पर बने इस विशाल तेल चित्रों को ब्रिटेन में चुनिंदा लोगों के बीच प्रदर्शित किया गया, प्रदर्शनी लगाई गई। क्या लगाई, प्रदर्शनी, प्रदर्शित किया गया। और उनके उत्कीर्ण चित्रों की एल्बम ब्रिटेन के लोग बड़े चाव से खरीदते थे। जो ये क्या करते थे, पेंटिंग बनाने के बाद क्या बना, एल्बम। सुना है आपने, नाम सुना ना एल्बम। अभी शादी विवाह में क्या है, शादी विवाह में करिश्मा एल्बम, और आजकल कोई नया लेटेस्ट वर्जन आया होगा, आई डोंट नो। तो एल्बम बड़े चाव से खरीदते थे क्योंकि वे ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में जानना चाहते थे, ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में जानना चाहते थे। और डैनियल बंधु द्वारा बनाए गए नए नाभिराम चित्रों का एक बढ़िया उदाहरण है। इनमें से एक जमाने की भव्य इमारतों के खंडर में दिखाई दे रहे हैं, खंडर में। और ये इमारतें अतीत के वैभव की याद दिलाती हैं। ये एक ऐसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष है जो अब नष्ट हो चुके हैं, ऐसी सभ्यता है जो अब क्या हो चुके हैं, वर्तमान में नष्ट हो चुके हैं। और चित्रों को देखकर ऐसा लगता है मानो यह पतनशील सभ्यता केवल ब्रिटिश शासन के जरिए ही परिवर्तन और आधुनिकता की राह पर बढ़ सकती है। ब्रिटिश शासन के तहत भारत में आधुनिक सभ्यता की स्थापना का यह एक विचार डैनियल बंधु द्वारा बनाई गई 18वीं सदी के आखिरी दिनों में कलकत्ता की असंख्य तस्वीरों में बड़े शक्तिशाली ढंग से सामने आता है। और इन तस्वीरों में आप एक नया कलकत्ता बनते हुए देख सकते हैं, एक नया कलकत्ता, आधुनिक कलकत्ता बनते हुए देख सकते हैं, जिसमें चौड़े रास्ते हैं। कैसे रास्ते हैं, रास्ते चौड़े हैं। और यूरोपीय शैली की इमारतों और यातायात के नए साधन दिखाई देते हैं, नए साधन दिखाई देते हैं। और सड़कों पर जीवन और गहमा गहमी है। इनमें नाटकीयता और उत्तेजना है। क्या है, नाटकीयता और उत्तेजना। जैसे अभी आप है ना, आपको कोई छेड़ दे तो आप क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, नहीं, उत्तेजित हो जाते हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि डैनियल बंधु ने परंपरा भारत और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जीवन के बीच कितना भारी फर्क दिखाया है। समझ पा रहे हैं बात को, भारत और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जीवन के बीच कितना भारी फर्क, डिस्टेंस, भारी फर्क, ऊंच नीच का जैसे फर्क होता है ना, ऐसे ही कितना भारी फर्क दिखाया है। भारत के परंपरागत जीवन को पूर्व आधुनिक, परिवर्तनहीन और गतिहीन दिखाया गया। और उनमें फकीर, गाय, नदी, में चलती हुई नौकाएं दिखाई दे रही हैं। देखे आप कोई पेंटिंग देखें, आप कोई अभी पेंटिंग देखें, अभी दिवाली पे खरीदते ना लोग, दिवाली में पेंटिंग है, सीनरी, कोई नदी भी है, गाय चल रही है, गांव से जो है बैलगाड़ी लेके कुछ किसान जा रहे हैं, इधर से सूरज निकल रहा है, इधर से नदी बह रही है। गंगा नदी कहां से निकलती है, गौमुख से। कहां से निकलती है, गौमुख के गंगोत्री ग्लेशियर से, भागीरथी नदी। क्लियर होगी बात। और गाय, गाय हमारी माता है। गाय का दूध निकाला जाता है या गाय दूध देती है? देखो, गाय दूध देती नहीं है, गाय का दूध निकालना पड़ता है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। क्लियर हो गए बच्चे। अब हम जो पढ़ेंगे आगे, क्या पढ़ेंगे,
हम पढ़ेंगे प्राधिकार का चित्रण। क्लियर हो गई बात। देखो यूरोप से जो है शासकों के साथ कुछ कलाकार और अंग्रेज व्यापारी भारत आए और अपने साथ ही क्या लाए, अपने साथ ही जो इनकी बुद्धि में 1400 ग्राम में सारा भरा हुआ था वो सब अपने साथ लेकर आए और इन्होंने यहाँ पर पेंटिंग बनाना शुरू किया। लेकिन उन पेंटिंग में जो इन्होंने पेंटिंग बनाई उसमें क्या दिखता था, उसमें सब ब्रिटिश का एक सारी कहानी थी, उसमें से सब ब्रिटिश की ही कहानी थी। और फिर ये हुए चित्रकार हुए, इन्होंने अपनी पेंटिंग बनाई और फकीर गाय और नदी को क्या है, तेजी से होने वाले बदलाव पर जोर दिया। तेजी से जो बदलाव आ रहे थे, जब हमारा सर्जन हुआ, स्टार्टिंग की बात करें, जन्म की बात करें, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, प्रथम इंसान था जो वो कब आया, भाई इंसान भी तो किसी क्या कभी आया होगा ना। सोचो कितनी जनसंख्या है ना, हमारे भारत की कितनी जनसंख्या है, पूरे वर्ल्ड की कितनी जनसंख्या है, तो शुरू से भी तो काउंटिंग शुरू हुई होगी ना एक से। वो पहला व्यक्ति कौन था, वो पहला व्यक्ति कौन था। तो अब प्राधिकरण हुआ चित्रों का, प्राधिकरण का चित्रण कैसे हुआ। औपनिवेशिक भारत में बेहद लोकप्रिय होने वाली एक और कला शैली रूप चित्रकारी थी। क्या थी, रूप चित्रकारी। एकदम लगाओ एक बार, निखार है हजार बार। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं बच्चों ब्रेक के बाद। थैंक यू।